हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक जबरदस्त थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, अर्थात हिंदी में हम उसे कहते हैं एकदिष्ट अभिसरण प्रमेय। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, काफी जबरदस्त थ्योरम है, ये परीक्षा में आता है दोस्तों। इसके पहले के इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज हैं उन सभी वीडियोज को आप लोग जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोज के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। सब सीक्वेंस क्या होता है, अर्थात इसकी हमने डेफिनेशन को देखा, फिर इस पर आधारित अनेक सारे थ्योरम्स हमने देख लिए। वो सारे के सारे थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी थ्योरम्स को आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, रीमान इंटीग्रेशन, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन पर बहुत बढ़िया तरीके से एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट, एक एक डेफिनेशन और अनेक सारे प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से वीडियोस बनाए जा चुके हैं। और वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे, तो जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो मैथ्स के लिए ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल है, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक और खास बात, अब ये थ्योरम भले ही आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ये थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है और एक छोटी से छोटी चीज को भी कारण सहित लिखा गया है, मतलब कि एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। और समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, अर्थात एकदिष्ट अभिसरण प्रमेय। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है दोस्तों, अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। यानी कि वास्तविक संख्याओं का, है ना भाई, वास्तविक संख्याओं का कोई एकदिष्ट अनुक्रम अभिसारी होता है यदि और केवल यदि वह परिबद्ध हो। ठीक है। साथ ही साथ हमको ये दोनों चीजें भी प्रूफ करनी है कि यदि, अब देखो, अब सीक्वेंस के लिए बोल दिया कि भैया मोनोटोन सीक्वेंस है कोई, है ना भाई, रियल नंबर्स का कोई सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोन, तो वो कन्वर्जेंट होता है यदि और केवल यदि वो बाउंडेड हो। ठीक है दोस्तों, तो एक और खास बात यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले वीडियोस में, मतलब जब हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस जब हम पढ़ रहे थे, वो वाले चैप्टर में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो उस थ्योरम का प्रूफ आप लोग जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, क्योंकि इस थ्योरम का आधा हिस्सा तो वही है ना भाई, और दूसरा हिस्सा हमें प्रूफ करना है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ वाला यहाँ पे स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है कि हमको इसको दोनों तरफ से प्रूफ करना है। तो देखो, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस है ना भाई, रियल नंबर्स की कोई सीक्वेंस है मोनोटोन सीक्वेंस, वो कन्वर्जेंट होगी यदि और केवल यदि बाउंडेड हो। ठीक है। उसके बाद दो बातें और लिखी है कि यदि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो उसका जो लिमिट है, उस सीक्वेंस का जो लिमिट है, वो उस सीक्वेंस का जो मतलब सुप्रीमम है ना भाई, सीक्वेंस का सुप्रीमम मतलब सीक्वेंस के जो मेंबर्स है, सीक्वेंस के मेंबर्स से जो सेट बनता है, उस सेट का सुप्रीमम के बराबर होगा उस सीक्वेंस का लिमिट। और यदि वो सीक्वेंस जो है वो अगर डिक्रीजिंग है तो उस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो सीक्वेंस के जो मेंबर्स हैं, सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं, उनसे जो सेट बनता है, सीक्वेंस के एलिमेंट्स का जो सेट रहेगा, उस सेट के इनफिमम के बराबर होगा उस सीक्वेंस का लिमिट। कब? यदि वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तब। तो ये दोनों चीजें भी हमें प्रूफ करनी है दोस्तों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो, वैसे तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट में मोनोटोन सीक्वेंस की बात चल रही है ना भाई, तो परंतु हम तो पिछले थ्योरम में पढ़े हुए हैं, जिस थ्योरम का जिक्र अभी मैंने किया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी, चाहे वो मोनोटोन हो चाहे मोनोटोन ना हो,
ठीक है। अगर यदि वो कन्वर्जेंट है ना भाई, कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो निश्चित रूप से बाउंडेड होगा। फिर वो सीक्वेंस चाहे मोनोटोन है या नहीं है ना भाई, मोनोटोन है चाहे नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट है अर्थात अभिसारी है तो निश्चित रूप से बाउंडेड होगा। ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट में मोनोटोन सीक्वेंस की बात चल रही है भैया, तो हम लोग तो जानते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, तो मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड क्यों नहीं होगा? जब हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो अगर मान लो वो सीक्वेंस मोनोटोन अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब यहाँ पे मोनोटोन होने की बात चल रही है तो भैया उसी को हम लोग लिखे कि व्हील होता है। हम जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, इसलिए therefore a monotone sequence of real numbers must be bounded if it is convergent। यानी वो अगर सीक्वेंस मोनोटोन सीक्वेंस है किंतु अगर वो मतलब कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे बाउंडेड होने के लिए जिम्मेदार उस सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना है ना भाई। मोनोटोन तो प्रश्न में दिया इसलिए हम लोग उसके लिए एक लाइन लिखे हैं, है ना भाई। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस है जो मोनोटोन है और मान लीजिए अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर वो बाउंडेड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बाउंडेड होने के लिए जो मेन जो कारक है, मेन जो फैक्टर है, मेन जो जिम्मेदार चीज है, ठीक है, बाउंडेड होने के लिए जो मेन जिम्मेदार चीज है वो कौन है, उस सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना। ठीक है। और जब हर हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है तो मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी ही होगी। तो बस उसी लाइन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कन्वर्सली मतलब अब विलोमता हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें ये सिद्ध करना है कि यदि मान लो ऐसे कोई ऐसा सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, तब हमें सिद्ध करना है कि मोनोटोनिक है और अगर वो बाउंडेड है तो निश्चित रूप से क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये अब हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर साथ ही साथ हमें वो दोनों बातें भी सिद्ध करनी है, ये दोनों बातें कि भाई देखो अब हमारा मेन टारगेट क्या है, जो टारगेट हमारे पास वो ये है कि हमारे पास सीक्वेंस ऐसे में जो कि जिसके बारे में क्या क्या जानकारी अपने को पता है कि वो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, और हमें सिद्ध करना है कि वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक। अब सुनिए, कन्वर्जेंट होगा इसका अर्थ हमको सिद्ध करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा बोलने का मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो उसका लिमिट कौन होगा, तो उसके बारे में इस थ्योरम में दो बातें लिखी गई है कि देखो वो सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना भाई, पहले से अपने को अपन लेके चलेंगे कि सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड है, ये दो चीजें हमारे पास हैं। ठीक है। हम इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे। उस सीक्वेंस के बारे में कौन सी दो जानकारी अभी हमारे पास है, कन्वर्सली पार्ट की बात कर रहे हैं तो कन्वर्सली पार्ट इसका प्रूफ करने के लिए उस सीक्वेंस के बारे में कौन कौन सी जानकारी हम लेकर चलेंगे कि वो सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक और बाउंडेड है, और सिद्ध क्या करेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो सुनिए, हमको सिद्ध करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है अर्थात उस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो हमको लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो लिमिट कौन होगा, तो वो लिमिट कौन होगा, ये दोनों बातें कहती है कि उस सीक्वेंस का लिमिट कौन होगा। तो पहली बात ये कहती है कि देखो अगर वो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो उस सीक्वेंस का लिमिट कोई और नहीं बल्कि उस सीक्वेंस का क्या होगा, सुप्रीमम होगा। सीक्वेंस का सुप्रीमम बोलने का अर्थ ये है कि सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं तो सबके कलेक्शन को, सीक्वेंस के एलिमेंट्स के कलेक्शन को आप एक सेट के रूप में देखो, उस सेट का जो सुप्रीमम होगा उसी को सीक्वेंस का सुप्रीमम कहा जा रहा है, और वही जो है वो उस सीक्वेंस का लिमिट हो जाता है। कब, यदि वो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तब। यदि वो सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तब उस सीक्वेंस का लिमिट कोई और नहीं बल्कि उस सीक्वेंस का क्या होगा, इन्फिमम होगा। सीक्वेंस का इन्फिमम मतलब सीक्वेंस के एलिमेंट्स के कलेक्शन का इन्फिमम, या सीक्वेंस के एलिमेंट्स के सेट का इन्फिमम होगा उस सीक्वेंस का लिमिट। तो ये दोनों चीजें हमको सिद्ध करनी है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, तो जो दो केसेस अराइज होते हैं यहाँ पे, दो केसेस जो यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम उसमें से पहला केस लेके चल रहे हैं कि एस एन सीक्वेंस एस एन मान लीजिए क्या है, इंक्रीजिंग है। भाई दो बातें हो सकती है, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए यदि वो इंक्रीजिंग है, तब हम सिद्ध कर देंगे कि वो इंक्रीजिंग है। और उसके बारे में और क्या पता है ना भाई, मोनोटोनिक में दो चीजें हो गई, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो पहले इंक्रीजिंग मान के चल रहे हैं, साथ ही साथ हमें उस सीक्वेंस के बारे में ये भी पता है कि वो बाउंडेड है। अब हमें सिद्ध करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है और उसका जो लिमिट है, कन्वर्जेंट है मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई, कन्वर्जेंट है, हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अर्थात हमको सिद्ध करना है कि उस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उस सीक्वेंस के लिमिट को हमको किसके बराबर लाना है,
उस सीक्वेंस के सुप्रीमम के बराबर लाना है, और वो भी हम लाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, सीक्वेंस बाउंडेड है ना, ये दो बातें हम लोग लेके चल रहे हैं। सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है कि उस सीक्वेंस के सदस्यों यानी उस सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का जो सेट है वो अपर बाउंड अवश्य रखेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस बाउंडेड है। तो बाउंडेड कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है, जब उसके बाउंड्स का अस्तित्व हो, अर्थात अपर बाउंड लोअर बाउंड का अस्तित्व हो तब। ठीक है, तब वो सेट क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो भैया सीक्वेंस बाउंडेड मतलब ये जो सेट है ना, जो कि सीक्वेंस के मेंबर्स इसमें शामिल है, तो ये जो सेट है ये अपर बाउंड अवश्य रखेगा। अब ये एक अपर बाउंड रख तो रहा है, परंतु अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे पूर्णता मतलब पूर्णता गुणधर्म का पालन यहाँ पे होगा, क्योंकि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहता है कि आर में कोई भी मतलब आर का ऐसा कोई भी सबसेट जो कि बाउंडेड एबव हो। ठीक है, आर का कोई भी ऐसा सबसेट जो कि बाउंडेड एबव हो, तब निश्चित रूप से उस सेट का जो सुप्रीमम है वो निश्चित रूप से उस सुप्रीमम का अस्तित्व आर में होगा। आर में प्रत्येक बाउंडेड एबव सेट के सुप्रीमम का अस्तित्व आर में होता है। बाउंडेड एबव है मतलब वो एक अपर बाउंड रखता है। ठीक है, और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर ये कहता है कि अगर आर में यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स में कोई भी ऐसा सबसेट जो बाउंडेड एबव है, तो निश्चित रूप से उस बाउंडेड एबव सबसेट का जो सुप्रीमम है अर्थात लीस्ट अपर बाउंड है, उसका आर में अस्तित्व जरूर होगा, अर्थात सुप्रीमम जो है वो आर में बिलोंग अवश्य करेगा। ये कौन है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। इस पर बहुत विस्तार से वीडियोस बनाए जा चुके हैं, जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, तो सीक्वेंस बाउंडेड है मतलब ये जो सेट है ये अपर बाउंड रखेगा, और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से उसी सेट का, ये सेट कैसा है, बाउंडेड एबव सेट है, उस सेट का सुप्रीमम जो होगा वो आर में अस्तित्व रखेगा, अर्थात आर में बिलोंग करेगा। और इसी सेट के सुप्रीमम को हमने यू नाम दिया है। ठीक है, अब मान लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई स्वेच्छ राशि है, तो एप्सिलॉन यहाँ पे कोई स्वेच्छ धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यदि उस एप्सिलॉन को मैं u में से माइनस करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये u माइनस एप्सिलॉन जो है वो u से छोटा हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है और आप u में से किसी पॉजिटिव नंबर को घटा रहे हो, यानी अब ये संख्या u से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा है, इसका अर्थ ये है कि u माइनस एप्सिलॉन u से बड़ा या बराबर नहीं है। सीधी सी बात है, तो u माइनस एप्सिलॉन u से बड़ा या बराबर नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो u से छोटा है। अगर कोई एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, इसका अर्थ ये कि वो संख्या उस संख्या से बड़ी या बराबर नहीं है, सीधी सी बात है ना भाई। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये ठीक ऐसा ही है कि अगर x y से छोटा है तो इसका अर्थ ये है कि x y के बराबर भी नहीं है और उससे बड़ा भी नहीं है, यानी कि बड़ा या बराबर नहीं है। तो x इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी कि x y से बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, क्योंकि x y से क्या है, छोटा है। तो ठीक यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया गया है कि u माइनस एप्सिलॉन अगर u से छोटा है, जो कि है, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन धनात्मक राशि है ना भाई। तो किसी भी धनात्मक राशि को u में से माइनस करेंगे तो अब वो राशि u से छोटी हो गई, अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब वो राशि यानी कि u माइनस एप्सिलॉन u से बड़ी या बराबर नहीं है, मतलब कि ना तो वो u के बराबर है ना तो वो u से बड़ी है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली छोटी है किससे, u से। अब देखो, u माइनस एप्सिलॉन u से बड़ा या बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि u माइनस एप्सिलॉन इस सेट का एक अपर बाउंड है। ठीक, अब ये लाइन कैसे है, क्योंकि देखो u कौन है, इस सेट का सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब उस सेट के जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सभी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटे को बोलते हैं अपन लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि लीस्ट अपर बाउंड से बड़ी जितनी भी संख्याएं रहती हैं वो उस सेट के अन्य अपर बाउंड्स रहते हैं। ठीक है, मैं बड़ी संख्या बोल रहा हूं, अर्थात वे समस्त संख्याएं जो लीस्ट अपर बाउंड से बड़ी हैं वे उस सेट के लिए अन्य अपर बाउंड्स हैं, यानी कि u से बड़े जितनी भी संख्या है ना वो इस सेट के लिए क्या होंगे, वो इस सेट के लिए क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे, u से बड़ी संख्या। लेकिन जो संख्या u से छोटी है वो उस सेट का अपर बाउंड नहीं होगी, क्योंकि u स्वयं क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो उससे छोटा संख्या फिर अपर बाउंड कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे u माइनस एप्सिलॉन ऐसी संख्या है जो u से छोटी है, अर्थात ये उस सेट का अपर बाउंड हो ही नहीं सकती।
ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो या ऐसा भी समझ सकते हो कि u माइनस एप्सिलॉन u से बड़ा या बराबर नहीं है, इसलिए वो इस सेट का अपर बाउंड नहीं है, क्योंकि u से बराबर या बड़ी जितनी भी संख्या है वो उस सेट की अपर बाउंड होगी, और u माइनस एप्सिलॉन u से बड़ा या बराबर नहीं है, इसलिए ये इस सेट का अपर बाउंड नहीं होगा। अब अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, तो पहले ये सोचो कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का अपर बाउंड कब कहलाता है। तो कोई भी एलिमेंट किसी सेट का अपर बाउंड तब होता है जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स उस अपर बाउंड से क्या हो, छोटे या बराबर हो, यानी कि सेट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमको न मिले जो उस एलिमेंट से बड़ा हो जाए जिसको आप अपर बाउंड बोल रहे हैं, कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये u माइनस एप्सिलॉन इस सेट का अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड नहीं है इसका मतलब सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो अवश्य ऐसा मिलेगा जो इस u माइनस एप्सिलॉन से भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि जो अपर बाउंड होता है ना, अपर बाउंड की ये खास बात होती है कि जिस सेट का वो अपर बाउंड है तो उस सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए जो उस एलिमेंट जिसको आप अपर बाउंड बोल रहे हैं उससे भी बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये u माइनस एप्सिलॉन इस सेट का अपर बाउंड नहीं है, मतलब इस सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको हम Sm बोल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है therefore there exists m belongs to n such that Sm which is greater than strictly greater than u minus epsilon। ठीक है, अवश्य ये ऐसा अपने को मिलेगा क्योंकि ये u माइनस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड नहीं है, मतलब सेट में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे भी बड़ा है, तो वो अपन ने माना कि मान लो वो Sm है। ठीक, अब देखो सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है, अर्थात सीक्वेंस में जैसे जैसे आप आगे के स्थानों में जाते जाएंगे सीक्वेंस के मेंबर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते हुए दिखेंगे। इसका मतलब सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Sm। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m बोलने का मतलब है कि m के स्थान से शुरू करते हुए जो आगे के स्थान वाले मेंबर्स हैं वो इस Sm से क्या होंगे, बड़े या बराबर होंगे। ठीक है, और Sm खुद u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, ये यहाँ से अपन ऊपर लिखे तो इसीलिए अपन इसको यहाँ पे लगा दिए। ये चीज कैसे आया है ना भाई, Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sm फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि m से बड़े सभी m से बराबर या बड़े सभी n के लिए ये चीज तो होगी क्योंकि सीक्वेंस के इंक्रीजिंग है, और Sm u माइनस एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली बड़ा है, ये चीज यहाँ से आ गई, तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए u क्या है, अपर बाउंड है। अपर बाउंड होने के नाते सीक्वेंस के सारे सदस्य u से लेस देन और इक्वल टू होंगे। ठीक है, अब देखो, अब इन सभी बातों को देखो किस तरह से कंबाइन करके लिखा गया है। देखो u माइनस एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली लेस देन Sn। अब ये कहां से आया, तो ये आप सब देख सकते हैं, यहां से देखो Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Sm एंड Sm इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, है ना भाई। Sn Sm से बड़ा या बराबर है और Sm u माइनस एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली बड़ा है, इसलिए Sn u माइनस एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। तो अपन u माइनस एप्सिलॉन को इस तरफ लिख करके उधर Sn को लिखे, स्ट्रिक्टली बड़ा Sn है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो Sn इज लेस देन और इक्वल्स टू u, क्योंकि u क्या है, अपर बाउंड है, तो सीक्वेंस के सारे मेंबर्स u से छोटे या बराबर होंगे इस तरीके से। ठीक है, और u से बड़ा होगा u प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो u में पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ेगी तो वो u से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, कौन सी चीज कैसे कहां से आई आपने देख लिया, u माइनस एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली छोटा है Sn से, यहाँ से पता चल गया कि देख लो इस कोने में u माइनस एप्सिलॉन दिख रहा है, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा है बराबर, मतलब ये उससे स्ट्रिक्टली बड़ा इस तरीके से। और Sn इज लेस देन इक्वल्स टू u क्यों, क्योंकि u क्या है, अपर बाउंड। अपर बाउंड क्यों, क्योंकि u इस सेट का सुप्रीमम है। सुप्रीमम स्वयं भी तो एक क्या होता है, अपर बाउंड होता है। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड मतलब वो भी एक आखिर क्या है, अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड है इसलिए सीक्वेंस के सारे मेंबर से वो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, तो इसलिए अपन उसको इस तरह से लिखे। और u से बड़ा कौन होगा, u प्लस एप्सिलॉन। यानी अगर हम इस Sn की बात को देखें तो Sn जो है वो u प्लस एप्सिलॉन से छोटा और u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। इसका अर्थ क्या है, मॉडुलस के प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Sn माइनस u इज लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है, स्वेच्छ राशि है, आर्बिट्ररी है। इसका अर्थ ये है कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो Sn जो है वो u की ओर कन्वर्ज कर रहा है, या यू कहिए कि u जो है वो सीक्वेंस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे है, क्योंकि देखो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन आप लिखते हो तो अपन यही लिखते हैं ना अभी कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट
मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ऐसी स्थिति में L इस सीक्वेंस का लिमिट कहलाता है और साथ ही साथ ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाता है। तो उस L की जगह पे अभी आपको U दिखाई दे रहा है, यानी कि उस सीक्वेंस की लिमिट कौन है? U है, इसलिए हम लोग उसको इस तरह से लिखे हैं। क्योंकि ये जो हमको रिजल्ट मिला है वो स्वेच्छ एप्सिलॉन के लिए मिला है, यानी कि कोई भी आर्बिट्री एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यानी कि किसी भी स्वेच्छ धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए हमको ये रिजल्ट मिला हुआ है और इससे ये निर्देशित होता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि U जो है उस सीक्वेंस का लिमिट है, अर्थात वो सीक्वेंस, अब लिमिट मिल रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करे मतलब सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। साथ ही साथ आप ये भी देख लो कि U कौन है? U कौन है? उससे देखो, सुप्रीमम आपने माना था, सुप्रीमम ऑफ Sn सच दैट n बिलोंग्स टू n, तो इसलिए हमने U के स्थान पर वो लिखा, यानी कि ये चीज प्रूफ हो गई कि अगर सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, Sn के बारे में क्या क्या बात लेके चले? मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, तो सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट होगा अर्थात उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और उसका लिमिट कौन होगा? सुप्रीमम ऑफ Sn सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो ये चीजें सिद्ध हो गई दोस्तों, ठीक। अब आपको होमवर्क है ये दूसरा वाला, ठीक है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका होमवर्क है। इसमें आप सीक्वेंस को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लेके चलेंगे, साथ ही साथ सीक्वेंस बाउंडेड लेके चलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, और आप सिद्ध करेंगे कि सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है अर्थात उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये सिद्ध करेंगे, और उसका लिमिट इनफिमम ऑफ Sn सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों। भाई सीधी सी बात है, यहाँ इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, सुप्रीमम, ये इनफिमम, ये वाला हिस्सा हमने सिद्ध किया, अब ये वाला हिस्सा सिद्ध करने का आपका होमवर्क है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसका जो टॉपिक है आपको बहुत बढ़िया अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।